प्रिय छात्रों, यदि आपको इस परीक्षा में सक्सेस होना है तो आपको पुराने साल के पेपर ज़रूर लगाने चाहिए। और पेपर ऐसा नहीं कि आपने पेपर उठा लिया उसको रट लिया, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला। आप चाहे हज़ारों क्वेश्चन लगा लो, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला। आपको पेपर समझना है, पेपर में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, पेपर में जो 4 ऑप्शन रहेंगे उन 4 ऑप्शन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह है आपका बायोलॉजी का नीट का पुराना पेपर है और जिसमें जो प्रश्न हैं बहुत ही सरल प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न पूछना नहीं चाहिए। आप कहोगे सर बहुत कठिन पेपर आता है सर नीट का और जी का। मेरे बच्चों, दुनिया का सबसे सरल पेपर आता है। अब देखो कैसे कठिन पेपर है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है कि पाचन की प्रक्रिया में आमाशयी जूस का मान pH होता है। तो देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि जो आपका भोजन है आमाशय में पहुंच जाता है तो उसका pH का मान कितना हो सकता है। तो जब यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है आमाशयी, जैसे कि प्रश्न में आप देख सकते हैं। प्रिय छात्रों, बड़ी मेहनत से वीडियो बनता है कि इसको पहले वीडियो बनाते हैं, फिर इसको एडिटिंग करते हैं, ये बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो अब इसमें जो आपके ऑप्शन हैं 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या 0। तो आप सभी को पता है जो आम होते हैं, आपने आम खाए होंगे। आम कैसे होते हैं? खट्टे मीठे होते हैं, आप सभी जानते हैं। और जो खट्टे पदार्थ होते हैं मेरे बच्चों, उनकी pH जो है 7 से कम होती है, ये आप सभी जानते हैं। अब pH 7 से कम है, देखिए तो इसका ऑप्शन क्या है बच्चों? देखिए स्पष्ट दिख रहा है आपका ऑप्शन क्या है इसमें, ए है आपका ऑप्शन। क्या है आपका ऑप्शन? ए है, 7 से कम। तो देखिए अब बताओ इसमें क्या था? कुछ कठिन प्रश्न था बच्चों। आपका जो पेट है, जब आप यदि किसी का सिलेक्शन MBBS में नहीं हो पाता है मेरे बच्चों, तो फिर आपको BAMS करते हैं। क्या करते हैं आप? BAMS करते हैं मेरे बच्चों। तो BAMS में आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं। तो आयुर्वेद में आपको आम के बारे में अच्छे से बताया, आपके पेट में भी आम बनता है, ठीक है। अब बच्चों जो पेट आपका जो आमाशय है मेरे बच्चों, आपका जो पेट है, इसमें बच्चों जठर ग्रंथियों से बच्चों क्या निकलता है? HCl निकलता है। क्या निकलता है? HCl निकलता है। जब HCl क्या है मेरे बच्चों? अम्ल है। तो सिंपल सी बात है, जो अम्ल है तो pH का मान 7 से कम होगा। HCl बच्चों क्या करता है? एक तो भोजन को क्या बच्चों क्या करता है? सड़ने से बचाता है, सड़ने से बचाना इसका एक काम है। दूसरा, जो आपके भोजन में बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं तो बैक्टीरिया को, माने सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का एक काम करता है, माने सूक्ष्म जीवों से बचाना, सूक्ष्म जीवों से बचाना। तो सूक्ष्म जीवों से बचाना भी मेरे बच्चों इसका काम है। किसका? HCl का। इसके अलावा जो HCl बच्चों क्या करता है, आपके शरीर में जो पेप्सिन एंजाइम होता है, भोजन पचाने के लिए होता है पेप्सिन एंजाइम, प्रोटीनों को पचाता है। तो पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करने का काम भी ये करता है। तो देखिए बच्चों कितने सरल तरीके से आपको हमें बताते हैं। तो आपका ही फर्ज बनता है कि आप चैनल को ज्वाइन जरूर करें। प्रिय छात्रों, अब आपका अगला प्रश्न है कि वातावरणीय प्रदूषण के अध्ययन के लिए लाइकेन महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि। तो बच्चों जो लाइकेन है आपके, यह है आपकी कवक और प्लस शैवाल से मिलकर बनी संरचना है। डायरेक्ट यहीं से प्रश्न आता है। अब देखो दो दो पौधे हैं मेरे बच्चों, तो ये क्या करते हैं, आपका जो वातावरण है आसपास का, यदि उसमें मेरे बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, ठीक है, तो लाइकेन ये बता देते हैं कि वातावरण में मौजूद है। तो लाइकेन क्या है मेरे बच्चों? सूचक है एक तरीके के। जैसे अपन ने केमिस्ट्री में सूचक देखे थे, कौन अम्ल है कौन क्षार है, तो लाइकेन भी मेरे बच्चों ये बता देते हैं वातावरण में कि सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है। अब सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? तो जो मोटर वाहन है उनसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तो लाइकेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत संवेदनशील है। क्या है?
बहुत संवेदनशील है। तो लाइकेन से आज तक देखा गया है बच्चों इसी प्रकार के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक SO2 के प्रति संवेदनशीलता और लाइकेन किससे बनी है, लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बनी संरचना है। और आप सभी को मेरे बच्चों पता होना चाहिए, यदि हम केमिस्ट्री में चलते हैं तो लाइकेन जो पौधा है मेरे बच्चों, तो इससे ही लिटमस पेपर निकाला जाता है, इससे ही लिटमस पेपर निकाला जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है इससे। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी जानकारी मेरे बच्चों आपको समझ में आई है। अब मेरे बच्चों आपका प्रश्न है कि लंबे समय तक रोटी का टुकड़ा चबाने पर मीठा लगता है क्यों। आप रोटी ले लीजिए और उसको मुंह में दबाइए, उसको ऐसे करिए, तो ऑटोमेटिक रोटी का टुकड़ा जो है आपको चबाते चबाते मीठा लगने लगेगा। क्योंकि बच्चों जैसे ही आपके मुंह में भोजन पहुंचता है, माने सीधी सी बात है, आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट जाता है। क्या पहुंचता है आपके मुंह में? कार्बोहाइड्रेट। अब जो आपका रोटी का टुकड़ा है, ठीक है, इसको आप चबाते हैं मेरे बच्चों, तो आपके मुंह में बनती है लार। और लार में बच्चों एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। तो लार में मेरे बच्चों टाइलिन एंजाइम होता है, जो क्या करती है मेरे बच्चों, स्टार्च को माल्टोस में बदल देती है। और माल्टोस क्या है? तो मेरे बच्चों आपने जाना कि माल्टोज जो है एक प्रकार की क्या है? शक्कर है, माने शुगर है। अब बच्चों यहाँ आपके ऑप्शन में जो बहुत सारी है, तो बच्चों जो शक्कर होती है 3 प्रकार की होती है। एक मोनो शर्करा, याद होना चाहिए आपको, एक डाई, एक पॉली। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, डाई का मतलब मेरे बच्चों 2 होता है, पॉली का मतलब होता है अधिक, पॉली का मतलब होता है अधिक, और मोनो का मतलब होता है 1। यदि 3 हो जाती हैं तो पॉली बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें यदि ग्लूकोज का 1 अणु है तो वो मोनोसैकेराइड है, ऐसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, वो मोनोसैकेराइड है आपके। डाइसैकेराइड में 2 इकाइयाँ होती हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज की, और पॉली में 2 से अधिक होती हैं। तो इस से संबंधित प्रश्न भी आपके पेपर में आया। अब यहाँ यदि हम एक्स्ट्रा अतिरिक्त जानकारी देखते हैं मेरे बच्चों, तो क्या निकल के आती है? लाइपेज क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता ही है। अगले पेपर में क्या करेंगे, यही आपसे वो इधर उधर घुमाएंगे आपको। क्या तो लाइपेज मेरे बच्चों क्या करती है? वसा को वसीय अम्ल में बदलती है। कई बार एक पेपर में प्रश्न आया है, याद कर लो। लाइपेज एंजाइम क्या करता है मेरे बच्चों? लाइपेज एंजाइम जो है वसा को वसीय अम्ल में बदलने का काम करता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा को वसीय अम्ल में बदलने का काम करता है। और लिखा हुआ है माल्टेज, यहाँ दिख रहा है। तो मेरे बच्चों जो माल्टेज एंजाइम होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज जो एंजाइम होता है वो माल्टोज, दिखने से भी सुनने से भी लग रहा है, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। मेरे बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश की तंत्रिका में गति की दिशा क्या है। तो मेरे बच्चों तंत्रिका पर हमेशा प्रश्न आता है और आएगा फिर आएगा। तो आपके शरीर में बहुत सारी तंत्र है जिसमें एक तंत्रिका तंत्र है। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछी जा सकती है इस बार। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है आपकी न्यूरॉन। अब आपका जो प्रश्न है कि देखो आप कहीं जाते हो तो ऐसे तो पहुंच नहीं जाते हो, बहुत सारे आपको स्टैंड मिलते हैं, स्टेशन मिलते हैं। आप स्कूल जाते हो तो कई प्रकार के आपके रास्ता मिलेंगे, चौराहे मिलेंगे। इसी प्रकार बच्चों आपके शरीर में जो आवेग उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है, वो एकाएक तो पहुंच नहीं जाएगा, उसका भी कोई ना कोई क्रम होगा, और जो क्रम से काम करता है वही सक्सेस होता है। ये भी आप ध्यान रखें। तो विद्युत आवेश जो है बच्चों किस प्रकार से जाता है, तो हमने इसकी ट्रिक्स बताई थी पिछले वीडियो में, डी को ए,
और ये डायरेक्ट प्रश्न जो आया था मेरे बच्चों, इससे बन गया था, अपना बन गया था। अब डी को ही आपको ये ठीक है, आपको ये मतलब पता चल गया कि डी कोई एक ट्रिक्स है बच्चों। तो डी से मतलब है मेरे बच्चों डेंड्राइट। डेंड्राइट हो गया। को से बच्चों हो जाएगा कोशिका। डेंड्राइट से आगे कोशिका में जाएगा। कोशिका से आगे कहाँ जाएगा मेरे बच्चों, एक्सोन में जाएगा। ये भूल जाते हैं आप क्रम, पता है हमें, लेकिन आपको याद करना है डी को ए, डी को ए। ठीक है। तंत्र का तंत्र, सबसे बड़ी कोशिका पूछी जा सकती है आपके सही में क्या है, तो न्यूरॉन सेल है, माने तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। हालांकि सरल प्रश्न ये शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तंत्र का तंत्र की इकाई जरूर पूछी जाएगी आपसे कि तंत्र का तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन है। और उसमें आप कैसे जाते हैं, तो डी को ए माने डेंड्राइट, फिर इसके बाद कोशिका, और ये से मतलब एक्सोन। और परीक्षा में प्रश्न आता है तंत्रिका कोशिकाओं के शाखित सिरे। शाखित माने पेड़ पौधों में शाखाएं होती हैं मेरे बच्चों, तो शाखाएं होती हैं, तो इसी प्रकार तंत्रिका की शाखाएं होती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाओं के मेरे बच्चों शाखित सिरे पूछे गए हैं कई बार। तो तंत्रिका कोशिकाओं के शाखित सिरे के हैं, आप कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। आप कमेंट देखते नहीं है, इसलिए आप कमेंट देखो बच्चों, क्या है कमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी अपडेट होती हैं। अच्छा चलो इसको बता देते उत्तर। तंत्रिका कोशिकाओं के मेरे बच्चों शाखित सिरे क्या कहलाते हैं, टीलोडेंड्रिया कहलाते हैं। टीलोडेंड्रिया ऐसा कुछ है, मिलता जुलता ऐसे ही रहेगा, कुछ एक आध शब्द गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे। तंत्रिका कोशिकाओं के शाखित सिरे टीलोडेंड्रिया कहलाते हैं। परीक्षा में ऐसा प्रश्न भी आता है कि तंत्रिका कोशिकाओं का अंतिम सिरा क्या कहलाता है, डी को ए, ए माने एक्सोन, तंत्रिकाओं का छोर ए एक्सोन। तो देख कितने अच्छे ट्रिक्स बताते हैं आपको। अब मेरे बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है, जैविक आवर्धन संबंधित है तो बायोमैग्निफिकेशन संबंधित है। तो क्या है जैविक आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, मैग्नी FICA, बायोमैग्निफिकेशन। अच्छा जब आप वो देखते हैं क्या ना, फिजिक्स देखते हैं, तो आपको मैग्निफिकेशन लेंस में मिलता है, माने आवर्धन क्षमता। तो बच्चों जो जीव होते हैं अपने वातावरण में, अपने आसपास परिवेश में जो जीव होते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, उनके शरीर में यदि DDT जैसे पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है तो इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अब ये होता कैसे है, तो देखिए मेरे बच्चों, DDT का जो उपयोग होता था पहले मच्छरों को मारने के लिए होता था। किसको मारने के लिए होता था, मच्छरों को मारने के लिए होता है। ठीक है, तो DDT का जो उपयोग होता था मेरे बच्चों मच्छरों को मारने के लिए होता था। ठीक है, अब जो DDT है मेरे बच्चों, ये अपने आसपास जो बच्चों किस में चली जाती है, जल में, तो हो जाता है आपका जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण हो जाता है तो कई जीव जंतु जो है इसको पानी को पी लेते हैं, तो उनके शरीर में चला जाता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं मछलियों में, मछली में DDT चला गया, मछली में चला गया आपका DDT। अब मछली आपने खाई, आप शाकाहारी नहीं खाते, लोग और लोग खाते हैं, तो आपके शरीर में भी चला जाएगा DDT। और अब DDT चला जाएगा तो समझ लो एक बहुत खतरनाक है। ठीक है, आपके शरीर में चला गया
किसी के दुश्मन के शरीर में चला गया, मान लो को दुश्मन मर गया, जब वो मर जाता है तो उसके शरीर के साथ जो भी हो अंतिम क्रियाक्रम जो हो, तो डीडीटी जब भी नष्ट नहीं होगा। तो माने डीडीटी ऐसा पदार्थ है बच्चों, इसको कहते हैं अजैव निम्नीकरण। ये डायरेक्ट प्रश्न आता है। माने मेरे बच्चों ये नष्ट नहीं होता, डीडीटी एक जीव से दूसरे जीव में चलता रहता है। जैसे कि आपने सुना होगा जो गिद्ध पक्षी होते थे मेरे बच्चों, जो गिद्ध पक्षी होते थे आजकल ये दिखाई नहीं देते, पहले बहुत होते थे। जब कोई पक्षी मर जाता था या कोई मतलब पशु मर जाता था तो उसका मांस खाने के लिए गिद्ध पक्षी आ जाते थे, बहुत बड़े पक्षी होते हैं। लेकिन क्या होगा, गिद्ध पक्षी मेरे बच्चों एक दवाई होती है दर्द निवारक, दर्द दवाई से ये मर गए। तो दर्द दवाई से इसलिए मर गए मेरे बच्चों कि दर्द दवाई में, दर्द की दवाई होती है उसमें डाइक्लोफेनाक होता है। अब किसी पशु को बीमारी हुई और उसने डॉक्टर से इलाज करवाया, डॉक्टर ने दवाई दी, और वो पशु जब भी मर गया तो उसको फेंकाए तो पक्षी खाने आए, गिद्ध पक्षी खाने आया, और गिद्ध पक्षी का बच्चों जो और इसकी किडनी होती है इस बच्चों, तो किडनी इसकी फेल हो जाती है, और दर्द की जितनी दवाइयाँ होती हैं चाहे आप खाओ चाहे हम खाएं, किडनी पे असर पड़ता है। तो इस तरीके से गिद्ध पक्षी भी बच्चों समाप्त हो गए। तो आशा करते हैं इतनी जानकारी भी आपको यहाँ पे समझ में आई है। अब मेरे बच्चों आपका प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र में चिन्हित किए गए भागों को क्रमशः ABC में चुनिए। अब बच्चों ऐसा सरल प्रश्न जब आता है तो हमें बहुत शर्म लगती है कि आपको बताया जाए। कौन सा प्रश्न आपको कठिन लगा? बहुत सरल प्रश्न आते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से बच्चों यहाँ संरचना बनाई गई है। ऐसी संरचना आप यहाँ मान सकते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों जब ऐसा कोई बीज है, क्या है, कोई ये सीड है, क्या है मेरे बच्चों, ये आपका सीड है, ये बीज है। जब इसको आप अनुकूल परिस्थिति में इसका अंकुरण कराते हैं, क्या कराते हैं, इसका अंकुरण कैसे होगा, पानी से अंकुरण होगा। तो मेरे बच्चों देखिए ये दो भाग जो हैं, कभी कभी के बच्चों जो बीज होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका एक बीजपत्री, एक होता है आपका द्विबीजपत्री, ठीक है। तो ये आपका द्विबीजपत्री बीज है। इसको जब आप मेरे बच्चों उगाते हैं तो देखिए ये दो आपके हिस्से हो गए, ए वाला और ए वाला, ये तो हो गए आपके बीजपत्र। तो बीजपत्र हो गए। अब इसका उत्तर क्या है, इसका जो मेरे बच्चों आंसर निकल के आना चाहिए, अभी ये लग रहा है क्योंकि ए ऑप्शन में पहला लिखा है बीजपत्र। फिर बी ऑप्शन देखते हैं। अच्छा ए ऑप्शन पहले ए पूछ रहा है, यहाँ गलत हो रहा है अपना, ए पूछा है इसने। ए माने यहाँ की जो रचना है, यहाँ की रचना है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों जो पौधा है, जो आपका यहाँ से जो पौधा है ऊपर जाएगा, यहाँ से बच्चों पौधा आपका क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, परांकुर बोलेंगे। जड़ नीचे जाती है तो नीचे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, मूलांकुर, और मूल को कहते हैं जड़। तो ने ए पूछा है, ए क्या है बच्चों, परांकुर है। देखिए पहले ए पूछा है, यहाँ ए लिख दिया है, तो ए पहले ए आएगा आपका परांकुर। तो परांकुर लिखा है आपका बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ए के बाद बी पूछा गया है, तो बी क्या है मेरे बच्चों, आपका बीजपत्र है। ए क्या है, बीजपत्र है, ए बीजपत्र है आपके। तो ए बी, तो परांकुर बीजपत्र, यानी आपका ऑप्शन सही है मेरे बच्चों सी। ए भी पूछ लिया, सी क्या, सी कहाँ पूछा है, तो ए हिस्सा जो सी पूछा गया है, तो ये क्या है, मूलांकुर, ये जड़ है, पौधे की ये जड़ है। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कितने सरल तरीके से आते हैं। अब पता नहीं है आपको कि बीजपत्र, आपको पता नहीं है ऊपर का हिस्सा जब पौधा बनता है उसको परांकुर कहते हैं। आपको ये पता नहीं है जब यहाँ से नीचे की जो रचना जाती है उसे अपन मूलांकुर कहते हैं, जड़ कहते हैं, जड़, मूल माने जड़ होती है। तो मेरे बच्चों ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं सरल के पूछो ही नहीं, क्या करें, फिर कहते हैं सर
समझ में नहीं आया, क्योंकि आप ओटी रटते रहते हो। ओटी नहीं रटना है आपको, इस तरीके से समझना है। अब बच्चों आपका जो प्रश्न है, आप बच्चों ने जो हमें पीडीएफ भेजी है वो उसमें प्रश्न नहीं लिखा है, तो यहाँ प्रश्न होना चाहिए सिस्टोलिक दाब और डायस्टोलिक दाब। जो अपना जो ब्लड प्रेशर होता है मेरे बच्चों, आपकी धमनियों में जो ब्लड बहता है, ठीक है, धमनियों पर रक्त के द्वारा डाला गया दाब रक्त दाब कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। रक्त दाब, रक्त के द्वारा धमनियों पर डाला गया दाब रक्त दाब कहलाता है, यानी आपका कहलाता है ब्लड प्रेशर। तो ये कितना होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब मेरे बच्चों सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है, यही कन्फ्यूजन होता है। मान है दो संख्याएं आपकी। अब प्रश्न स्पष्ट नहीं लिखा है यहाँ पर, 120 और ये है आपका 80। ये दो प्रकार के आपके सही में हो गए दाब। तो यहाँ हम लिख देते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तब आपको याद रहेगा। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक कितना होता है, डायस्टोलिक कितना होता है, यही पेपर में आपका। तो मेरे बच्चों यहाँ पर देखिए आप, कम माना क्या होता है, कम माना होता है डाउन। कोई नहीं बताएगा, ना किसी ने बताया होगा। अब बच्चों क्या है, आप 10 साल भी पढ़ लो, ये भूल जाओगे आप कि किसका मान 120 है और किसका मान 80 है। भूलने का कारण ये है, समझ में नहीं आता, गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है, नहीं रहता याद। तो देखो बच्चों, इसको ऐसे याद कर सकते हैं डाउन। अब आपको ज़िंदगी भर नहीं मतलब ऐसा नहीं होगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे आप इस प्रश्न को कि डायस्टोलिक दाब कितना होता है। तो डायस्टोलिक दाब होता है 80 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, ठीक है। सिस्टोलिक 120 रहता है। तो आशा करते हैं यह वाला प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चों समझ में आ गया है। अब कई लोगों का बीपी बढ़ जाता है, कई लोगों का बीपी डाउन हो जाता है मेरे बच्चों। तो यदि 120 से अधिक हो जाता है तो इसको हाई बीपी कहते हैं, ठीक है। किसी का रक्तदाब जो है 80 से कम चला जाता है तो इसको लो बीपी कहते हैं। यही होता है सब कुछ। हाथ में वो पट्टा लगा देते हैं, वो चेक कर लेते हैं कि आपका बीपी बढ़ रहा है, कम हो रहा है। बीपी कम हो रहा है मेरे बच्चों तो नींद आती है, और बीपी ज़्यादा हो रहा है तो हाथ पैर कँपते हैं, दोनों ही खतरनाक है। अब प्रिय छात्रों, आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का विचार किसने दिया था। प्राकृतिक चयन द्वारा, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे कई बार आपका पेपर जो है अच्छा चला जाएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आता है प्राकृतिक चयन। इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो प्राकृतिक चयनवाद जो है मेरे बच्चों, प्राकृतिक चयनवाद जो है ये किसने दिया था। प्राकृतिक चयनवाद दिया था मेरे बच्चों, इसका जो आपका आंसर है वो आपका सी है। क्या है आपका आंसर, सी है। आपका आंसर सी है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सी उत्तर है, ये कौन से हैं, डार्विन है, ठीक है। तो डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद दिया था। अब लेकिन मेरे बच्चों जो अतिरिक्त जानकारी है वो भी पूछी जाएगी आपसे। यहाँ लिखा है लेमार्क, तो लेमार्क ने दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति।
उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लेमार्क ने दिया था, आपने याद कर लिया लेमार्क। और जो फिर आपके मेंडल हैं, मेंडल भाई साहब ने क्या बताया था? तो मेरे बच्चों जो मेंडल भाई साहब हैं, इन्होंने वंशागति के नियम दिए थे। वंशागति के मेरे बच्चे इन्होंने 3 नियम दिए थे। एक था इनका प्रभाविता का, दूसरा था पृथक्करण का, दिख जाए तो ठीक है भाई साहब, नहीं क्या करें, नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। याद कैसे रखें? देखो मेरे बच्चों, कोई पैसे खर्च कर रहा है, आपकी मम्मी हो पापा हो, अब वो पैसे कमा रहे हैं मेरे बच्चों, तो आपको उनसे प्रभावित होना चाहिए, आपके लिए वो कितना कर रहे हैं। लेकिन आप बात नहीं मान रहे हो तो मम्मी पापा कहेंगे हमसे पृथक हो जाओ, ठीक है। तो देखिए प्रभाविता का नियम हो गया, प्रभाविता का नियम हो गया, दूसरा आपका पृथक्करण का नियम होगा। आप अलग हो गए, अब आप स्वतंत्र हो, कुछ भी करो, खूब घूमो, खूब मोबाइल चलाओ, खूब रील चलाओ, आपकी इच्छा है। लेकिन अच्छा टीचर है कोई, आपको अच्छे से समझा रहा है, आप उनके वीडियो नहीं देखोगे, वो आपकी इच्छा है। तो देखिए हमने आपको अच्छे से याद करा दिया कि आपके मम्मी पापा पैसे खर्च कर रही हैं तो प्रभाविता है उनकी, आप नहीं मान रहे हैं, वो कहेंगे अलग हो जाओ तो पृथक्करण का नियम, आप अलग हो गए तो स्वतंत्र हो गए तो स्वतंत्रता का नियम। 3 नियम जो भूल जाते हो, अब नहीं भूलोगे जिंदगी भर, मरते दम तक नहीं भूलोगे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, ये 3 नियम मेंडल भाई साहब ने दिए थे। अब मेरे बच्चों प्रश्न है कि दी गई भोजन श्रृंखला में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए बच्चों, भोजन श्रृंखला को, जो भोजन श्रृंखला से प्रश्न आया है, ये हर साल आता है, अभी भी आएगा। भोजन श्रृंखला, इसको हम कहें तो खाद्य श्रृंखला भी कहते, नहीं कहोगे सर बताया नहीं। भोजन श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, बच्चों ये होती क्या भोजन श्रृंखला खाद्य श्रृंखला? तो मेरे बच्चों ये क्या होती है भोजन श्रृंखला खाद्य श्रृंखला? जैसे घास है, घास को कोई कीट खाता है, कोई भी खा सकता है, घास को कीट खाता है, कीट को मेढक और मेढक को सर्प, सर्प को बाज, इस प्रकार से हो सकता है। इसी प्रकार बच्चों घास को कीट खाता है, अब कीट को कोई पक्षी खा ले, पक्षी को क्या करे, पक्षी को सर्प खा ले, और सर्प को बाज खा ले, और बाज को खा ले अपघटक, तो क्या है, ये हुई आपकी खाद्य श्रृंखला। अब बच्चों घास है, घास को खा ले खरगोश, खरगोश को खा ले कोई जानवर खा ले, और जानवर को क्या खा ले बच्चों, शेर खा ले, शेर को क्या खाएंगे लास्ट में, अपघटक खाएंगे, माने बैक्टीरिया वगैरह। तो इस प्रकार से श्रृंखलाएं हैं और खाद्य श्रृंखलाएं, ये बहुत सारी भोजन श्रृंखला खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती है। तो बच्चों यहाँ बन जाता है आपका खाद्य जाल। तो खाद्य जाल पर भी प्रश्न आता है। बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से खाद्य जाल का निर्माण होता है। तो देखिए ऐसा प्रश्न आता है, आशा करते हैं ऐसा प्रश्न अब आपसे कभी गलत नहीं होगा। आपको अपने मन से सोचना है, ये प्रश्न सोच करके आपका सॉल्व होगा। सोच लेना कि कौन किसको क्या कौन खा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक जानकारी और समझना है आपको। अगर संक्षिप्त सूत्र रूप में हम कहें तो क्या होता है, तो बच्चों इस प्रकार से होते हैं, जो भोजन बनाते हैं वो होते हैं उत्पादक। जैसे कि आपकी हरे पेड़ पौधे हो गए, प्लांट हो गए, ठीक है, प्लांट हो गया। उत्पादक को कौन खाते हैं, जो खाते हैं उन्हें अपन क्या बोलेंगे, उपभोक्ता। क्या बोलेंगे, उन्हें अपन उपभोक्ता बोलेंगे, उपभोक्ता। उपभोक्ता हो गए, उपभोक्ता के बाद बच्चों इनको कौन खाएंगे और खाएंगे, तो उनको बोलेंगे, इनको बोलेंगे मेरे बच्चों प्राथमिक उपभोक्ता। फिर इनको बोलेंगे मेरे बच्चों द्वितीयक उपभोक्ता।
इनको भी कुछ जानवर खा जाएंगे, तो इनको मेरे बच्चों बोलेंगे तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता को खाने वाले लास्ट में क्या कहलाएंगे? अपघटक। क्या कहलाएंगे? अपघटक कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए। माने यहाँ खरगोश है तो प्राथमिक उपभोक्ता है। अब खरगोश को कोई खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता है। अब इसको कोई खा ले तो वो तृतीय उपभोक्ता है। और तृतीय उपभोक्ता माने शेर जब मर जाता है या बाज पक्षी जब मर जाता है तो धीरे धीरे वो सड़ता रहता है, माने उसका अपघटन होता रहता है। किसके द्वारा? सूक्ष्म बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा। तो उन्हें अपन अपघटक कहते हैं। तो जीवाणु हैं, कवक हैं, ये आपके अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु हैं, कवक हैं, ये आपके अपघटक कहलाते हैं। अगला जो प्रश्न है, कार्पस कैलोसम बच्चों किन किन को जोड़ता है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम जो मेरे बच्चों है आपके मस्तिष्क की एक संरचना है, मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, मस्तिष्क में पाई जाती है। तो कार्पस कैलोसम आंसर बच्चों आपका ए है, प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ती है। एक किसको जोड़ने का काम करती है? एक प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने का काम करती है। ये क्या करती है? प्रमस्तिष्क के गोलार्धों को, प्रमस्तिष्क के गोलार्धों को जोड़ने का काम करती है आपकी कार्पस कैलोसम। ठीक है, कार्पस कैलोसम प्रमस्तिष्क के गोलार्धों को जोड़ने का काम करती है। आपके मस्तिष्क के मेरे बच्चों 3 हिस्से होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो मस्तिष्क पर हमेशा प्रश्न आता है, तो इस पर हम एक नया स्वतंत्र वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ जब वीडियो बनाएंगे तो आपके क्वेश्चन भी पूरे नहीं हो पाएंगे। यदि हम एक प्रश्न को ही समझाने बैठ जाएं तो आपका यही वीडियो एक ही प्रश्न खा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो हम आपको पिछले साल जितने भी प्रश्न आए हैं पिछले पेपरों में वो सारे आपको अगले 1-2 दिन में समझाने वाले हैं। तो वीडियो आप पूरा देखें। अब प्रश्न नंबर जो आपका 71 है, क्या कह रहा है मेरे बच्चों? तस्वीर बंदर की है जो उल्टा लटक कर केला खा रहा है। आप मान लो आप ही बंदर के समान हो, बंदरों से ही अपनी उत्पत्ति हुई है। उल्टे लटको और केला खाओ तो केला जो है आपके पेट में चला जाएगा। तो इसका जो मेरे बच्चों आंसर है आपका वो है आपका बी। तो भोजन आपके पेट में पहुंच जाएगा? हाँ, भोजन हमारे पेट में पहुंच जाएगा, क्योंकि भोजन नली की जो मांसपेशियां हैं वो खाने को पेट की ओर ले जाती हैं। तो आपका आंसर जो बच्चों क्या निकल के आता है? इसका बी उत्तर आपका निकल के आता है 71वें प्रश्न का। अगला प्रश्न जो है बच्चों, जो 72वां प्रश्न है, ये देखिए इतना सरल प्रश्न है कि आप समझा रहे हैं, ठीक है समझा रहे हैं, तो क्या समझाएं इसको, इतना सरल प्रश्न है 72 का। निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्थिति के अनुसार व्यवस्थित करिए। मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क से कमर की ओर, माने मस्तिष्क से कमर की ओर जो ग्रंथियां हैं अपने शरीर में वो क्रम से बताओ। ऊपर से नीचे चलोगे, पहले कौन सी ग्रंथि मिलेगी और नीचे चलोगी कौन सी ग्रंथि मिलेगी और नीचे चलोगी कौन सी ग्रंथि मिलेगी, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए आपका जो देखिए बच्चों ए ऑप्शन में लिखा है पीयूष ग्रंथि, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि होती है। तो यहाँ तो आप समझ गए कि अपना जो मस्तिष्क है ऊपर, सबसे ऊपर वहाँ होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसको ही मास्टरमाइंड ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि, इसको पीयूष को कहते हैं। पीयूष से आप नीचे आओगे मेरे बच्चों तो देखिए पहले ऑप्शन में अंडाशय, भाई साहब अंडाशय तो कमर के नीचे होते हैं महिलाओं में, यहाँ कहाँ से आ जाएंगे? पहला ऑप्शन तो मेरे बच्चों गलत हो गया, समझते जाना। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि है, फिर एड्रीनल ग्रंथि है, फिर अंडाशय है, फिर थायराइड। बच्चों देखो थायराइड तो गले में होती है, क्रम पूछा गया है, तो मतलब बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया है।
बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। सी देखो, अंडाशय से स्टार्ट कर रहा भाई साहब, तो सी तो वैसे ही गलत हो गया। डी देखो, पीयूष ग्रंथि, आपके यहाँ पीयूष ग्रंथि हो गई, गले में थायराइड हो गई, और फिर नीचे चलेंगे किडनी आती हैं, तो किडनी में एड्रिनल ग्रंथि है, तो आपका जो डी ऑप्शन सही है। तो पीयूष ग्रंथि आपकी कहाँ है? मस्तिष्क में, ध्यान करते जाना। फिर आपकी जो है थायराइड, किसी को थायराइड की बीमारी हो जाती है। फिर थायराइड ग्रंथि आपकी कहाँ होती है? गले में होती है। गले से आप नीचे जाओगे तो पेट के नीचे, पेट के पीछे कहें अपन, तो वहाँ होती है कमर कहोगे, कमर में होती है आपकी, कमर में होती है एड्रीनल, कमर में होती है एड्रीनल। कमर से नीचे जाओगे तो अंडाशय मिलेंगे आपको महिलाओं में, जो कि अंडा बनाते हैं। अंडाशय एक कहाँ है? कमर के नीचे, कमर के नीचे। आपको पता होना चाहिए अंडाशय से मेरे बच्चों अंडे बनते हैं, 2 अंडे बनते हैं, हर 28 दिन में अंडे बनते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें क्या सही निकल के आता है मेरे बच्चों? ऑप्शन इसका आपका सही निकल के आता है डी। अब आपका अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, क्या पूछ रहा है? यदि एक लाल पुष्प वाले समयुग्मजी पौधे का क्रॉस एक सफ़ेद पुष्प वाले समयुग्मजी पौधे से कराया जाए तो संतति कैसी बनेगी? तो लाल पुष्प है, एक कैसा है? समयुग्मजी है, समयुग्मजी, समझते हैं ना। फिर कैसा है मेरे बच्चों? एक सफ़ेद पुष्प है, यह भी कैसा है? समयुग्मजी। माने यहाँ आपको ऐसा नहीं लग रहा है किसी में कुछ डिफरेंस है। तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चों कि जो 50% है, इसका ऑप्शन सी सही निकल के आता है। आधी इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका सी आएगा, आधी लाल पुष्प वाली आधी सफ़ेद पुष्प वाली, कि इस एक तरीके से दोनों ही बच्चों यहाँ पे प्रभावी हैं। ठीक है, तो आधी लाल पुष्प वाली और आधी सफ़ेद पुष्प वाली यहाँ पर उत्तर सही है। तो इस पर भी प्रश्न आता है, तो इसका भी आपको एक स्वतंत्र वीडियो जरूर मिलेगा। अगला आपका 75वें नंबर का प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इसको आप याद कर लें, कई बार पूछा जाता है। तो आपका इसका उत्तर है 10%, आपका उत्तर है 10%। अब मेरे बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है 76वां आपका अगला प्रश्न जो है, ये देखिए, इस तरीके के प्रश्न आपको कैसे हल करने हैं, ध्यान रखें, इस प्रकार के प्रश्न आपको कैसे हल करने हैं मेरे बच्चों, कि सोचो सोचो मेरे बच्चों, सोचो कैसे हल करना है ऐसे प्रश्न, जो आपको आता है उसको हल करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 3 4 लिख दिया हमने। ठीक है, अब बच्चों जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, अब दाहिने तरफ देखो, ऑक्सीजन का मिलान किससे होगा? ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन नहीं आ रहा तो जो आता वो कर लो। चौथे नंबर का जो एथिलीन है, कई बार पढ़ते रहते हो, तो एथिलीन क्या बच्चों? फलों को पकाने में काम में आती है। तो चौथे नंबर की जो एथिलीन है मेरे बच्चों, तो चौथे में अपन मिला लेंगे ए। ठीक है, फलों के पकाने में काम आती है एथिलीन। ठीक है, याद कि बताया जा रहा है, ये एथिलीन जो है आपका है, फलों को पकाने में काम आती है। अब जिबरेलिन बच्चों क्या करती है? जिबरेलिन बच्चों जो होती है, आप देखो क्या लिख दें, फल पकना किससे होता है? एथिलीन से। और ठीक है, और पौधों में लंबापन होता है जिबरेलिन से। ये आप मिला लेना, फिर इससे समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर कोई वीडियो में बन ही नहीं रहा है। फिर बच्चों साइटोकाइनिन होता है आपका, तो साइटोकाइनिन बच्चों होता है आपका कोशिका विभाजन के लिए होता है, आपका कोशिका विभाजन के लिए होता है साइटोकाइनिन।
और बच्चों ये नारियल का जो पानी है ये यही होता है, नारियल का पानी विभाजित होता रहता है। साइटोकाइनेसिस हो गया। अब बचा आपका बच्चों ऑक्सिन्स। अब ऑक्सिन बचा है मेरे बच्चों, नहीं बन रहा है ऑक्सिन, तो इसको यहाँ से हटाते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अब ऑक्सिन बचा, तो ऑक्सिन का है धान का फुलिस, धान का फुलिस रोग, धान का फुलिस रोग, धान का फुलिस रोग। ठीक है, तो बच्चों ये फुलिस रोग, फूलिस। इसके अलावा मेरे बच्चों ऑक्सिन का काम है पौधों की वृद्धि की लंबाई को प्रेरित करना, ये इसका मेन काम है। तो ये सभी काम आपको याद करने हैं। हमारा वीडियो इससे संबंधित चैनल पर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। तो ये रट लो, आना ही है। अब बच्चों आपका जो 77वें नंबर का प्रश्न है कि एक आवृतबीजी पुष्प, आवृतबीजी पुष्प। तो मेरे बच्चों जो आवृतबीजी जो प्लांट होते हैं, आवृतबीजी जो प्लांट होते हैं, ठीक है, पूरा चैप्टर है आपके कक्षा 12th में। तो आवृतबीजी पुष्प जो होते हैं बच्चों, तो यदि उसमें सिर्फ नर भाग हो तो उसको एक लिंगी बोलते हैं। यदि उसमें नर प्लस मादा भाग हो तो उसको द्विलिंगी बोलते हैं। ठीक है, एक अब द्विलिंगी बोलते हैं। द्विलिंगी का एक नाम और है उभयलिंगी। क्या नाम है इसका? एक उभयलिंगी नाम और है। तो आवृतबीजी जो पुष्प होते हैं बच्चों, उसका उत्तर आपका यहाँ पर क्या निकल के सामने आता है? सी, माने एक लिंगी या उभयलिंगी, क्योंकि द्विलिंगी को अपन उभयलिंगी बोलते हैं। तो एक लिंगी उभयलिंगी, एक लिंगी द्विलिंगी। तो आवृतबीजी पुष्प, इनको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं अंग्रेजी में, इसको हम अंग्रेजी में एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। इससे संबंधित वीडियो भी अपने चैनल पर मौजूद है, जिसको आप देख सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है कि स्तनधारियों में निषेचन का स्थल होता है। तो मेरे बच्चों इसका जो ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है आपका। तो बच्चों निषेचन क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को निषेचन कहते हैं। अब यह पूछा है कि निषेचन का स्थल है डिंब वाहिका नलिका। क्या है? डिंब वाहिका नलिका, माने फैलोपियन ट्यूब। अब हो सकता है कि वो डिंबवाही ना लिखें, फैलोपियन ट्यूब लिख दें भाई साहब। ठीक है, तो डिंबवाही नलिका, क्या उत्तर है इसका? डिंब वाहिका नलिका। इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो हमारे चैनल पर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारा वीडियो देखेंगे बच्चों, ये सब कुछ हमने वीडियो में समझाया था और वहीं से ही सब कुछ पूरा फंसा था। इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और डिंबवाहिका नलिका माने ये अंडाणु को ले जाने का काम करती है। डिंबवाहिका नलिका गर्भाशय में अंडाणु को ले जाने का काम करती है डिंबवाहिका नलिका। अंडाशय के द्वारा अंडे बनते हैं। अब अगला प्रश्न जो है आपका कि दोहरी झिल्ली, प्रश्न पूछा गया है दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है। अब जो बच्चों दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है, चलो माना गया कि दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है, तो अब दो तरीके से आप इसका आंसर सोच सकते थे। दोहरी झिल्ली किस में पाई जाती है? दोहरी झिल्ली पाई जाती है, आपको ये याद होना चाहिए। तो दोहरी झिल्ली बच्चों देखो, यदि आप हमारा चैनल देखोगे बच्चों तो आप जिंदगी भर महकोगे, महके फिरोगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखोगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, तो ज़िंदगी भर आप महके फिरोगे। आपके अंदर दोहरी ऊर्जा रहेगी, महके फिरोगे, दोहरी ऊर्जा रहेगी, महके फिरोगे, दोहरी ऊर्जा रहेगी, महके फिरोगे। तो दोहरी झिल्ली वाले बच्चों कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका हो गया है माइटोकॉन्ड्रिया, जल्दी हो जाए। दूसरा हो गया हरित लवक, याद कर लेना।
हरित लवक। तीसरा हो गया बच्चों आपका केंद्रक। तो ये आपके दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। एक हरी झिल्ली किसमें पाई जाती है? एक हरी झिल्ली बच्चों आपकी पाई जाती है लाइसोसोम में। एक हरी झिल्ली पाई जाती है लाइसोसोम में। तो दोहरी झिल्ली किसमें नहीं पाई जाती है? लाइसोसोम में नहीं पाई जाती है। यदि आपको दोहरी झिल्ली वाले पता है तो एक झिल्ली वाले आप अपने आप बना सकते हैं। अब आपका प्रश्न है कि मलेरिया रोग होता है। 81वां प्रश्न है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसका जो आंसर है आपका मलेरिया वाला, इसका आंसर क्या है आपका? पहला, प्लाज्मोडियम। इसको हम पिछली वीडियो में समझा चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसको नहीं समझा रहे हैं, इसको हम अच्छे से समझा चुके हैं कि मलेरिया रोग जो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। मादा मच्छर इसको फैलाती हैं। आपका जो 82वां प्रश्न है कि आपके शरीर में जो कंकाल है, माने आपके शरीर में जो 206 हड्डियां हैं, इनका कारण नहीं है बच्चों अविषाक्तीकरण। अविषाक्तीकरण इनका काम नहीं है। ठीक है, अविषाक्तीकरण का काम तो मेरे बच्चों लिवर का है, बता चुके हैं। लिवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, विषहरण, ये बता चुके हैं आपको हम। तो लिवर का काम है मेरे बच्चों विषहरण, माने अविषाक्तीकरण। ये लिवर का काम है, एक कंकाल का काम नहीं है। एक कंकाल का काम नहीं है, माने हड्डियों का ढांचा कहलाता है कंकाल। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है 83वां आपका प्रश्न है। तो बच्चों विटामिन पर हमेशा प्रश्न आएगा। तो बच्चों जो यहाँ विटामिन सी की कमी से पूछा गया है, तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है मेरे बच्चों वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी माने मसूड़ों से खून आना। स्कर्वी माने मसूड़ों से खून आना। ठीक है, तो स्कर्वी माने ए ऑप्शन आपका जो आंसर है इसमें वो ए सही है। देखिए अब यदि हम बी की बात करें मेरे बच्चों, बी जो है आपकी भंगुर अस्थि, माने हड्डी आपकी थोड़ी ही बार में टूट जाती है। अब मेरे बच्चों जो बी है आपका, ये है आपका भंगुर अस्थि। अस्थि माने हड्डी। भंगुर अस्थि किस कमी से होती है? कमी की बात करें तो कैल्शियम। यह समस्या महिलाओं में बहुत होती है। सी भी सोच लो, अरक्तता, माने किसी व्यक्ति के अंदर अरक्तता माने रक्त की कमी है, माने नहीं, रक्त नहीं है। तो ये होता है बच्चों हीमोग्लोबिन की कमी, या बच्चों लोहे की कमी। ठीक है, ये अरक्तता होती है। इन सभी को बच्चों अपन एक नाम और दे देते हैं, एनीमिया। एनीमिया माने बच्चों अरक्तता। किसकी कमी से होती है? हीमोग्लोबिन की कमी से, लोहे की कमी से होती है। तो इसकी बच्चों गोली भी आती हैं। और रतौंधी क्या होता है? अंधेरे में ना दिखना रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से हो जाता है। गाजर आम पपीता खाओ, अंधापन को दूर भगाओ। ये रतौंधी हो गया मेरे बच्चों आपका। एबीओ रक्त प्रणाली के आधार पर ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो आपका जो प्रश्न है कि एबीओ रक्त समूह के आधार पर ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो देखिए, जो आपका रक्त समूह है, आपको पता होगा मेरे बच्चों ए बी और ओ, ये इस प्रकार के रक्त समूह आपको देखने को मिलेंगे। अब ए जो रक्त है बच्चों ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी रक्त समूह है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी रक्त समूह मेरे बच्चों ए बी को दे सकता है। ओ रक्त समूह आल को दे सकता है, माने सभी को दे सकता है। ओ रक्त समूह मेरे बच्चों जो है सभी, जो सभी को दे सकता है, सभी को दे सकता है, सभी को दे सकता है, सभी को दे सकता है। तो क्या कहलाता है? ये सर्व दाता कहलाता है।
ए भी जो है सबका ले सकता है, ले सकता, तो ये कहलाएगा आपका सर्वग्राही। याद कर लो, पूछा जाएगा। तो प्रश्न था ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्तदान कर सकता है किसी भी रक्त समूह को, तो उसको आपका जो आंसर है यहाँ आएगा आपका डी, डी आएगा आपका। मेरे बच्चों अब आपका जो 85वां प्रश्न है, समवृत्ति अंग। समवृत्ति अंग हमने पिछली वीडियो में बताया था, वृत्ति माने होता है कार्य, सम माने समान, तो ऐसे अंग जो समान कार्य करते हैं समवृत्ति अंग कहलाते हैं। समान कार्य, समान कार्य, समान कार्य, तो पहला ऑप्शन ए आपको यहाँ पर दिख रहा है, समान कार्य भिन्न उत्पत्ति, ये ऑप्शन सही है। समान कार्य करते हैं भिन्न उत्पत्ति, यदि उत्पत्ति समान है तो भिन्न कार्य होंगे। इसी प्रकार आपको पेपर में देखने को मिलेगा, समजात, एक साल समजात अंग पूछे जाएंगे, एक साल समवृत्ति अंग पूछे जाएंगे। जा, जा माने जन्म और सा माने समान, जन्म को हम उत्पत्ति भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति या जन्म समान हो समजात अंग कहलाते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, लेकिन कार्य अलग हो, इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। तो इनके उदाहरण आप अच्छे से याद कर लें, चैनल पर ये सभी कुछ आपको मिल जाएंगे, पहले से ही मौजूद हैं, आप सभी वीडियो देखें। यदि हम पूरा ही समझाएं तो अपना पूरा वीडियो हो ही नहीं पाएगा, कितने सारे प्रश्न हैं, जब भी हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चों आपका जो प्रश्न है 86वां आपका प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम बता देते हैं, आप अपने हिसाब से फिर मिला लेना। केंचुआ जो है सांस कहाँ से लेता है, मनुष्य सांस कहाँ से लेता है, जो मेढक होते हैं, जो फ्रॉग होते हैं, वो सांस कहाँ से लेते हैं, और जो कीट हैं वो सांस कहाँ से लेते हैं। तो देखिए जो वेरी गुड इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कीट है। तो कीट जो है बच्चों एक ट्रैकिया से सांस लेते हैं, जो आपको पहले आती है उसको पहले कर दो, कीट ट्रैकिया से सांस लेते हैं। फ्रॉग जो है बच्चों त्वचा से सांस लेता है। मनुष्य जो है आपका पल्मोनरी से सांस लेता है, माने फेफड़ों से सांस लेता है। अब आपको क्या बचा है बच्चों, यहाँ पर केंचुआ बचा है आपका, केंचुआ बचा है आपका, केंचुआ हो गया आपका, केंचुआ क्यूटेनियस। हो सकता है यहाँ हम कुछ गलती कर रहे हों, तो मुझको पता नहीं है, बच्चे ने अभी हमको भेजा तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अगले वीडियो में देख लेंगे कहीं कोई गलती हुई तो, और कमेंट में इसका जवाब दे देंगे हम। कीट तो 100% सही है, मनुष्य भी 100% सही है। तो पुराने साल के सभी पेपर आप बिल्कुल घोंट करके पी जाओ, यदि सिलेक्शन आपको करवाना है तो, नहीं करवाना है तो बिल्कुल आपकी इच्छा है। यद्यपि श्वसन में CO2 गैस निकलती है, जो श्वसन है मेरे बच्चों, इसमें बच्चों CO2 गैस जो है आपकी निकलती है। CO2 क्या होती है, निकलती है। CO2 गैस आपकी निकलती है, फिर भी वायुमंडल में CO2 की मात्रा स्थिर रहती है, क्यों? तो बच्चों ये CO2 जैसे ही निकलती है, इसको जो प्लांट हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें CO2 ये ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं और जल ले लेते हैं, और ये मेरे बच्चों क्या बनता है, यहाँ आपका ग्लूकोज बनता है C6H12O6, प्लस ऑक्सीजन निकलती है आपकी, प्लस कुछ मात्रा में वाष्पोत्सर्जन क्रिया से पानी भी निकलता है। तो ये प्रकार का आपका समीकरण होता है। माने ऑप्शन में जो है कि जो आपका C ऑप्शन है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो सी है आपकी कहाँ चली जाती है, ये आपकी देखिए बच्चों ये चली जाती है आपकी कार्बोहाइड्रेट में। कहाँ चली जाती है? कार्बोहाइड्रेट में चली जाती है। CO2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। ये आपको यहाँ पर सीखना था। अब आपका 88वां प्रश्न है। अब आपका जो 88वां प्रश्न है, FSH व LH हार्मोनों को मिला करके क्या कहते हैं? तो आपका आंसर है बी। क्या है? गोनेडोट्रापिक हार्मोन। FSH और LH दोनों हार्मोनों को मिलाकर के मेरे बच्चों क्या कहते हैं? गोनेडोट्रापिक हार्मोन कहते हैं। अब यहाँ अतिरिक्त जानकारी सीखना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों जो आपातकालीन हार्मोन हैं वो कौन है? पूछाएगा प्रश्न। माने आपातकालीन, आपातकालीन माने लड़ाई वाला, लड़ाई माने फाइट वाला। तो ये बच्चों है आपका एड्रीनेलिन। ये आपका एड्रीनेलिन है। यहाँ नहीं लिख पा रहा है बच्चों तो यहाँ लिख देते हैं एड्रीनेलिन। ये फाइट वाला हार्मोन है। ये कहाँ से निकलता है? ये वृक्क की, एक किडनी की ग्रंथि से निकलता है। ये एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, इसलिए इसका नाम है एड्रीनेलिन। देखो इससे प्रश्न बनेगा, 4 ऑप्शन रहते हैं उनसे अगला पेपर बनता है। तो आपका जो डी ऑप्शन है मेरे बच्चों कि तनावरोधी हार्मोन, तनावरोधी जो हार्मोन है कौन होता है? तनावरोधी हार्मोन होता है कार्टिसोल। तनावरोधी हार्मोन होता है कार्टिसोल, याद कर लो। अब मेरे बच्चों जो आपका अगला प्रश्न है कि बिलीरुबिन बिलीवर्डन किस में पाए जाते हैं? ठीक है, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डन मेरे बच्चों जो है इसका आंसर जो है आपका बी सही है। किस में पाए जाते हैं? पित्तरस में पाए जाते हैं। अब बच्चों जो बिलीरुबिन, इस पर हमेशा प्रश्न बनता है बिलीरुबिन प्लस बिलीवर्डन। तो बिलीरुबिन बिलीवर्डन बच्चों, बिलीरुबिन जो है ये कैसा होता है? ये बच्चों पीला होता है। ये कैसा होता है? पीला होता है। तो बच्चों ये पित्त रस में पाए जाते हैं। और बच्चों जो पित्त है यकृत से निकलता है, यकृत से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है पित्त। और पित्त स्रावित हो गया, अब पित्त कहाँ जाके इकट्ठा हो गया? पित्ताशय में, पित्ताशय में। अच्छा, पित्त का पीएच का मान कभी पूछा जाए तो पित्त का पीएच का मान जो है क्षारीय रहता है। ठीक है, तो आपका आंसर जो बन रहा था यहाँ पे क्या बन रहा था? बिलीरुबिन बिलीवर्डन पाए जाते हैं पित्त रस में। अब जो आपका प्रश्न है कि 90 का प्रश्न है कि भोजन और पानी का उच्च पादपों में संचरण। कितनी गर्मी है सोचो, परेशान है। भोजन और पानी का उच्च पादपों में संचरण क्रमशः होता है। तो देखिए आपका मेरे बच्चों इसमें जो आंसर है वो आपका ए सही है। क्या सही है? जाइलम फ्लोएम। इसको कैसे याद रखोगे आप? जाइलम, देखिए यहाँ आप ई हटा देते हो, ट्रिक देखो आप, ई हटा दो, क्या बन गया? जल बन गया। तो जाइलम से जल जाता है। और फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम को अपन ऐसे कर सकते हैं फूड।
क्या कर सकते हैं, फूड, फ्लोएम फूड। तो देखिए, तो भोजन और पानी, तो यहाँ बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे बहुत बुरी तरीके से। इसका आंसर बच्चों ए लगा देंगे, जो गलत है, हमने भी लगा दी। देखिए क्रमशः देखो, पेपर में पहले भोजन लिखा है, पर पानी लिखा है। भोजन लिखा है तो पहले आपका फ्लोएम आएगा, फ्लोएम आएगा तो बाद में जाइलम लिखा है, जल आएगा। तो यानी आपका आंसर बी सही होगा। देखिए हमने भी गलत कर दिया। तो जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कई लोगों के गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। आप प्रश्न में देखो, सबसे पहले उन्होंने भोजन के बारे में पूछा है। तो भोजन का परिवहन मान फूड का परिवहन फ्लोएम से होता है, फूड का परिवहन फ्लोएम से होता है। 91 नंबर का आपका जो प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? इसका जो आंसर है आपका डी आंसर सही है, छोटी आंत। बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से वीडियो हम समाप्त करते हैं। तो छोटी आंत आपका आंसर है, सही है। बानवेवा आपका जो प्रश्न है वो क्या है? मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है जो बनता है, यूरिया है जो बनता है, यूरिया। देखो प्रश्न में ही उत्तर है, प्रश्न में ही उत्तर है। इसका आंसर जो है आपका सी सही है। आंसर आपका सी सही है। सी माने यूरिया, यूरिया जो कहाँ बनता है, देखना आप, यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। तो बताओ, ये तो मिलता जुलता है, यूरिया यकृत में, यूरिया यकृत में। देखिए इतने सरल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब आपका प्रश्न है 93 वाला। आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? धमनियों के संबंध में सत्य कथन है। तो बच्चों, आपके शरीर में रक्त का वहन करने के लिए, रक्त का वहन करने के लिए जो अंग होते हैं वो देख लो। एक होती है आपकी धमनी, एक होती है सिरा। धमनी को हम आर्टरी कहते हैं, ARTERY। सिरा को हम VEIN कहते हैं, बीन कहते हैं। तो धमनी क्या करते हैं मेरे बच्चों? जो रक्त है, रक्त हृदय, हृदय से रक्त ले लेती है और शरीर में भेजती हैं, ठीक, हृदय से शरीर। बीन का काम क्या है? शरीर से रक्त लेती हैं और हृदय को दे देती हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना। अब जो आपकी धमनी है, धमनी में मेरे बच्चों कपाट भी पाए जाते हैं। कपाट को अपन क्या कहते हैं? बाल्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्ब। कईयों के मेरे बच्चों गलत बोल गए हम, धमनी में कपाट नहीं होते। बहुत गर्मी लग रही है, धमनी में कपाट नहीं होते मेरे बच्चों, बीन में कपाट होते हैं। कपाट मान बाल्ब। डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि सिरा में कपाट होते हैं, याद कर लो। और धमनी जो होती है बच्चों, मोटी भित्ती वाली होती है। ये आप यहाँ याद रखना है मेरे बच्चों। धमनी है, इनके अंदर जो भित्ती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। इनका धमनियों का रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। अब जो आपकी सिराएं थी यहाँ पे, सिराओं का रंग नीला होता है, जिनको आप अपने शरीर पे देख सकते हैं। ऐसे याद करो, देख लोगे, नीले रंग की होती है, उन्हें अपन सिरा कहते हैं, बीन कहते हैं, ठीक है। और इनकी भित्ती कैसी होती है? लचीली होती है। इनकी भित्ती लचीली होती है। अगला प्रश्न है 94 वाला। आपका प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन पाई जाती है? तो इसका आपका जो आंसर है, ये आपका आंसर बी है। इसको बोलते हैं हम समताप मंडल। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होती है। 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत होती है। ओजोन का कभी सूत्र आपसे पूछ लें मेरे बच्चों, तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। ओजोन का सूत्र जो है O3 है। ऑक्सीजन के 3 अणुओं के मिलने से ओजोन बनती है। ओजोन को नुकसान कैसे हो रहा है? ओजोन को नुकसान CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से हो रहा है। ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं कि ओजोन का रिक्तीकरण माने ओजोन परत नष्ट हो रही है, किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ठीक है।
अब आपका 95 नंबर वाला प्रश्न है। अब आपका 95 नंबर वाला प्रश्न है कि मनुष्य के मूत्र का पीएच का मान होता है। मनुष्य के मूत्र का पीएच का मान, तो इसका जो आंसर है मेरे बच्चों वो आपका है 6। अब पूछ लिया कि मनुष्य का मूत्र जो है अम्लीय होता है क्षारीय होता है। जब पीएच का मान 6 तो सिंपल सी बात है अम्लीय है आपकी मूत्र। मेंडल का पृथक्करण का नियम 96वां प्रश्न। तो मेंडल का द्वितीय नियम क्या है, कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? हमने ट्रिक्स से अभी आपको बताया था हमने आपको ट्रिक्स से मेरे बच्चों अभी बताया था। तो मेंडल का जो द्वितीय नियम है आप कमेंट में इसका आंसर दें, हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। प्रश्न नंबर आपका जो 97 है वो आपसे क्या पूछ रहा है कि किसमें एंटीरोकाइनेज उपस्थित होता है। तो जो एंटीरोकाइनेज है मेरे बच्चों आपका आंसर भी सही है, आंत्र रस। आंत्र रस या आंतरीय रस, आंत रस बोलो या आंतरीय रस बोलो तो ठीक है। तो आंत्र रस में ये आपका होता है एंटीरोकाइनेज। कौन सा शारीरिक द्रव्य रंगीन होता है? तो आपका जो 98 वाला प्रश्न है कि कौन सा शारीरिक द्रव्य रंगहीन होता है, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आपका डी आएगा। प्लाज्मा भी रंगहीन होता है, लसका भी रंगहीन होता है और सेरेब्रो स्पाइनल द्रव है बच्चों वो भी रंगहीन होता है। अब 99 वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका जो 99 वाला प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, भाइटेकर का वर्गीकरण है। इन्होंने बच्चों 5 जगत वर्गीकरण दिया था, ठीक है। तो 5 जगत वर्गीकरण में कितने यूकैरियोटिक जीवों को रखा है? 5 जगत में से 4 में, 5 जगत में से 4 में। तो कहाँ लिखा है? ये ऑप्शन आपका सी में लिखा हुआ है। ये ऑप्शन सी में आपका एक उत्तर लिखा हुआ है। विस्तार से समझना है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और चैनल आप ज्वाइन भी कर सकते हैं यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अब आपका लास्ट प्रश्न है, आपका लास्ट प्रश्न है मेरे बच्चों। क्या प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र में जो क्रैब चक्र होता है, क्रेब्स चक्र में निर्माण होता है, तो इसका जो आपका आंसर है ये आपका बी सही है। पायरुविक अम्ल परिवर्तित होकर ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अतिरिक्त जो ग्लूकोज है मेरे बच्चों उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में शरीर में रखा जाता है। ग्लाइकोजन, यह क्रिया कहाँ होती है? आपकी यकृत में होती है। यकृत क्या बनाता है? यूरिया बनाता है, ठीक है। यकृत यूरिया बनाता है। इसको यकृत आपका खराब कैसे हो जाता है? दारू पीने से। क्या पीने से? दारू माने मदिरा शराब पीने से यकृत आपका खराब होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, 1.5 किलो से 1.7 किलो के बीच ये होती है यूरिया, ठीक है। यूरिया अभिशाक्तीकरण का काम करती है। यकृत यूरिया का निर्माण करने वाला अंग है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम आपका यकृत करता है। तो आशा करते हैं इतनी जानकारी आपको ये समझ में आई है। बहुत गर्मी है लेकिन वीडियो बना रहे थे आपके लिए।